इंग्लिश का एग्जाम आ चुका है और अब आपको आज ऐसे क्वेश्चंस करनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे, क्योंकि ये पिछले 4-5 सालों में मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप मिस कर देते हो ना, तो आप वन ऑफ द मोस्ट अपनी बड़ी गलती करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स कटेंगे और हो सकता है कि आप बाद में रिग्रेट करो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना एविडेंस है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको बनाने में ही मुझे 3 दिन लग गए, सारे क्वेश्चंस को छाटा, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट तक हर एक क्वेश्चन देखना, खुद के लिए देखना, क्योंकि तुम्हें इस बार इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना और पहला एग्जाम सबसे बेहतरीन एग्जाम तुम्हारी लाइफ का रहेगा और वन ऑफ द बेस्ट तुम करने वाले हो इस बार। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएगा उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये यहां पर आता है कि he stalks in his vivid stripes and a few step in his case on the pads of and the velvet quiet in his quiet trace। तो अब देखो यहां पर सिंपल सा आपको ये 2-3 लाइनें पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए कि ये किससे है। तो ये जो पोइम है वो है कि अ टाइगर इन अ जू, ठीक है। तो ये यहां पर ये हमारी पोइम होगी। अब इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि ही इज इन रेंज बिकॉज ही इज। अब आपको इसका आंसर मेरे को बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। टाइगर इन जू से है, यहां पर ही कौन जो है वो रेंज में क्यों है, मतलब कि गुस्सा क्यों है। तो अब आप इसका आंसर मेरे को जल्दी से बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अगले क्वेश्चन में कहा गया कि ही इज लुकिंग इन द शैडो बिकॉज। अब यहां पर ये जो लुकिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाइड करना। ही यहां पर किसके लिए यूज में लिया जा रहा है, ही यहां पे यूज में लिया जा रहा है टाइगर के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो अब यहां पे वो उसके अंदर क्यों छुपा हुआ है, घास के पीछे क्यों छुपा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पर डियर आएगा और उसे उसको कैच करना है। तो अभी इसका जो आंसर आप लोग लिखेंगे, बिकॉज ही वांट टू कैच प्रे, ठीक है। आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि ही वांट टू कैच प्रे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। और प्रे कौन है यहां पर, वो है डियर। आप इसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि द अबव लाइन एक्सप्रेसेस द टाइगर। क्या मतलब कि ऊपर वाली जो लाइन है उनसे आपको क्या लग रहा है, यहां पर ये जो टाइगर है, टाइगर बड़ा ही गुस्सा है। क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और वो आजाद रहना चाहता है, इस वजह से क्या आ रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इफ अ स्ट्रॉलिंग फ्रॉथ अ बीस्ट यू व्यू and whose hide with the spots is peripeared and as you soon he has leapt on you and you well know it is a leopard। तो अब ये जो पोइम है ये किससे है, तो ये जो पोइम है ये है आपकी एनिमल, ठीक है। एनिमल जो पोइम है उसका ये स्टैंजा है। अब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वन कैन फाइंड आउट दैट इट इज अ लेपर्ड बाय द वे इट। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि जो लेपर्ड के बारे में इसमें बात करी गई है, टाइगर के बारे में बात करी गई है, लॉयन के बारे में बात करी गई है, तो इन सभी की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे कि इस स्टैंजा के अंदर क्या बताया गया कि जो लेपर्ड होता है ना, वो जिस तरीके से लीप करता है तो उस तरीके से आपको पता लग सकता है कि वो लेपर्ड है। तो इसीलिए इसका जो ए ऑप्शन होगा वो एकदम से करेक्ट होगा। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि स्टेट वेदर इज इन द ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ये है कि व्हेन एन एनिमल रिपीटेडली लीप्स एट अ पर्सन इट इज अ लेपर्ड। एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में ट्रू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहा गया कि कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और वन वर्ड टाइप भी पूछे जा सकते हैं। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको एमसीक्यू ही पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब इसमें हमसे कहा गया है कि इट इज क्लियर दैट द रिपीटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर लैप एंड लैप अगेन। ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा लास्ट, आप इसके अंदर देखो कि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। तो यहां पर ये क्या है, इसका आंसर जो आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे कि बिकॉज they want to show the action, ठीक है, the action of jumping या फिर leaping आप लोग इसका लिखेंगे। ये इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इस वर्ड के ऊपर फोकस कर सके। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है कि द रॉयल बंगाल टाइगर हैज ए ब्लैक स्ट्राइप ऑन द येलो स्किन वेयर हैज द लेपर्ड हैज। कि जो बंगाल टाइगर होता है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं और वहीं पर जो लेपर्ड होता है इसके ऊपर कैसी स्ट्राइप्स होती हैं, इसके ऊपर
ऊपर होते हैं ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है, आप ये याद रखेंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन से आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, सीधा 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद में अगला आता है कि कंप्लीट द एनालॉजी विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। जैसे कि क्लाउस के लिए नेल्स है, तो स्किन के लिए क्या होगा? तो स्किन के लिए जो रहेगा हमारे पास में, स्किन जो होती है वो कहां पे यूज में ली जाती है, उसके लिए आएगा यहां पे हाइट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, इसको ज्यादा समझाने लायक इसमें कुछ है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ डिड द क्रो चेंजेस द पोइट मूड, की जो क्रो था उसने किस तरीके से पोइट के मूड को चेंज किया। क्योंकि जो पोइट था ना वो सुबह सुबह कहीं जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो उसको दिखी स्नो, जिस वजह से उसका काम नहीं बन पाए, इस वजह से वो अपसेट हो गया। अब होता क्या है कि जैसे वो बाहर निकलता है तो हेमलॉक ट्री जो होते हैं ना उसके ऊपर एक कौवा बैठा होता है, वो क्या करता है कि इस तरीके से उसको हिलाता है कि उसके ऊपर यहाँ पे बर्फ गिरती है। तो जैसी बर्फ गिरती है वो अपने कंधे के ऊपर देखता है, उसको देख करके उसे खुशी मिलती है। तो उसका जो दिन बेकार जा रहा था वो अच्छा हो जाता है। किसकी वजह से? क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से, जबकि उनको बैड ओमेन माना जाता है। इस वजह से उनका दिन अच्छा हो गया। तो इसीलिए वो कहता है कि ये नेगेटिव नहीं है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। तो ये है इस पोइट की पूरी समरी। तो अब हम इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि द पोइट वाज गोइंग समवेयर ऑन अ स्नोई मॉर्निंग एंड ही वाज अपसेट एंड ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद द स्नो डस्ट एंड अ क्रॉ सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री shocked the tree in such a way that some of the dust of the snow fell on the poet and this changed the mood of the poet and he became happy and relaxed। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और उसी के साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि अंडरलाइन मतलब कि अपसेट हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया, और उसी के साथ में आप इसे भी कर सकते हो स्नो डस्ट। तो आपको क्या करना है कि ऐसे वर्ड्स को जब आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर का जो सीधा ध्यान है वो यहाँ पे जाएगा और आपको इसमें चांसेस रहेंगे कि फुल में से 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें कहा गया है कि हाउ डज द पोइट रिएक्ट्स टू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनको एक बैड ओमेन की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब कि एक बैड साइन इनको माना जाता है, लेकिन पोइट के लिए नहीं था। तो उसका आंसर ही हम लोग देखेंगे कि क्रो एंड द हेमलॉक ट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी इन द इनएस्पीशियस। इनएस्पीशियस का मतलब होता है अशुभ। ठीक है, हिंदी के अंदर आप इसे क्या याद रखेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे अशुभ कहा जाता है इसे। अगर किसी को दिख जाते तो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि दे आर जनरली टेकन एज इन द बैड ओमेन बट द पोइट डिड नॉट टेक देम इन द नेगेटिव वे बिकॉज दे सेव्ड हिज डे एंड हिज नेगेटिव आउटलुक वाज चेंज टू द पॉजिटिव वन। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जो कि 2016-17 में 2 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि व्हाट डज द फायर एंड द आइस स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड, की फायर एंड आइस किसके लिए होते हैं और क्या इसका ओपिनियन है वर्ल्ड के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि फायर स्टैंड्स फॉर द फ्यूरी, डिजायर, लस्ट, एंगर, अवॉइड्स, क्यूरिलिटी एंड ग्रीड। और वहीं पर ये जो आइस है वो किसके लिए स्टैंड करती है? हार्ट रेटेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंस। ये आपको ये 3-4 वर्ड्स याद रखने और इनको याद रख के हाईलाइट जरूर से कर देना कि फायर किसके लिए होती है, आइस किसके लिए होती है। फिर उसके बाद में आप इसमें लिखेंगे कि द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस, कि भैया लोगों का मानना है कि या तो फायर में खत्म होगा या फिर आइस के अंदर खत्म होगा। बट बोथ द रीजंस कॉन्ट्रास्ट ईच अदर एंड इक्वली अपोजिट टू ईच अदर। पीपल हु फेवर द फायर बिलीव दैट इट विल बी अ हीट एंड द पैशन दैट विल एंड द वर्ल्ड। और उसी के साथ में जो लोग मानते हैं कि जो आइस रहेगा, एंड सम पीपल्स थिंक दैट इट विल बी इन द आइस व्हिच विल फ्रीज द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। इसमें सिंपल सा आपने बताया है कि फायर क्या होती है, आइस क्या होती है, किस तरीके से लोगों का मानना है, फायर होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें कौन से वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे? एक तो आप इसमें फ्रीज को हाईलाइट कर सकते हैं, हीट एंड पैशन को हाईलाइट कर सकते हैं, और ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इनको भी हाईलाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप वर्ल्ड विल एंड इस तरीके के वर्ड्स को हाईलाइट आपको मतलब कि अंडरलाइन आपको करना है एग्जाम। एंड फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसमें कि हमसे कहा गया है कि टू से द डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट फॉर द पोएट, व्हाट डज द आइस स्टैंड्स फॉर एंड हाउ इट इज सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो भैया सिंपल से जो आइस है वो लोगों का मानना यह है कि एक दिन क्या होगा कि हमारी जो धरती है ना वो फ्रीज होकर के जम जाएगी, जिस वजह से हम सभी की मौत हो जाएगी, क्योंकि ना खाना बचेगा ना पानी बचेगा, जिस वजह से हम लोग मर जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट ये है, साइंटिफिक पॉइंट ये है। लेकिन जो पॉइंट के अकॉर्डिंग फीलिंग है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरा दिल का मामला है। ठीक है, पोइम जो होती है ना उसको आप अपने दिल से फील करा करो कि वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, दिल का मामला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि आइस स्टैंड्स फॉर द कोल्ड फीलिंग ऑफ द ह्यूमन सच एज द indifference, hatred, jealousy and apathic, lack of love, cold-heartedness, etc. And although the poet states that he believes that fire would end the world to the world, and he also stated that if the world has to end it twice, then the ice or the cold feeling of the people also be a great end to the world. तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, ज़्यादा इसमें समझो मत। इसके अंदर बस आपको ये समझना है कि जो आइस वाले लोग हैं, मतलब कि जो आइस में बिलीव
बिहेव रखते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड हार्टेड होते हैं, वो इनसेंसिटिव होते हैं। तो अब फ्रीज होने पर क्या होता है कि वो चीज़ इनसेंसिटिव हो जाएगी, तो इनसेंसिटिव होने से भी ये वर्ल्ड खत्म हो सकता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा पोइट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर की कहा गया है 2017 और 2020 में 2 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज अ टाइगर क्रिएट्स अ टेरर फॉर द विलेजर्स। अब आप देखो कि आपके सामने जस्ट सामने एक बार टाइगर आ जाए तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी भाई। एक तो जो टाइगर होता है वो दिखता कैसे, आप पहले इसको फीलिंग लो कि टाइगर कैसा दिखता है। टाइगर के एक तो बड़े बड़े सफेद सफेद दांत होते हैं, फिर उसी के साथ में जब टाइगर अटैक करता है ना तो दहाड़ता है। उसकी जो दहाड़ होती है ना उसको सुनकर के ही पूरे पूरे जंगल के अंदर सन्नाटा हो जाता है। जब भी टाइगर या फिर लॉयन आते हैं ना तो इनकी दहाड़ी ऐसा, एक तो इनमें बेस बहुत होता है, मतलब बेस तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि इनकी जो आवाज़ होती है ना उसमें इतनी ज़्यादा वो होता है, कांपता है पूरा जंगल जब भी आते हैं। और ये जब भी अटैक करते हैं ना तो उस वजह से डर लगता है। अब इनकी जो आवाज़ है इसको सुनकर के क्या विलेजर्स डरेंगे? भाई क्यों नहीं डरेंगे, डरना होगा उनको। इसलिए नहीं डरना होगा क्योंकि टाइगर आया, क्योंकि डर लगता है अगर वो गलती से भी अटैक कर देगा तो भाई सामने टॉयलेट निकल जाते हैं सभी के, ठीक है, ये रियलिटी है। अब इसके बाद में हम लोग इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि द टाइगर टेरराइजेज द विलेज बाय बेयरिंग हिज वाइट बिग फैंग्स। तो ये यहाँ पर वाइट बिग फैंग्स क्या होते हैं, उसके टीथ, ठीक है, इसके ये क्या होते हैं, ये होते हैं उसके टीथ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा कि एंड रिवीलिंग हिज शार्प क्लाउज एंड ही मेक्स टेरिफाइंग हिज लॉन्ग स्नल मूविंग अराउंड द हाउसेज ऑफ एंड द विलेजेस दैट सिचुएटेड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड हिज माइटी प्रेजेंस एंड रॉर स्केयर्स द विलेजर्स। कि भैया उसकी जो प्रेजेंस है और उसकी जो दहाड़ है ना, जैसे कि लो स्नल्स का मतलब होता है कि धीरे धीरे आवाज जो होती है ना, वो सांस लेता है ना, जैसे कि ऐसे सांस लेता है, तो उसकी दहाड़ से भी लोगों को डर लगता है। इतनी धीरे धीरे आवाज होती है उससे भी डर लगता है कि भाई वो टाइगर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि व्हाट डज द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू द पॉइंट, जो कि है हमारी द टाइगर इन द जू। तो भैया पोइट क्या कहना चाह रहा है, पोइट सिंपल सा ये कहना चाहता है कि अगर मैं आपको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दूं तो क्या आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे। तो जिस तरीके से इंसानों को एक फ्रीडम चाहिए होता है उसी तरीके से जानवरों को भी चाहिए होता है, तो वो फ्रीडम जानवरों को भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये पोइट कहना चाहता है। तो इसको हम आंसर में किस तरीके से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट द लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल आल्सो लाइक फ्रीडम, दे डोंट वांट्स टू बी केस्ड एंड दे कैन नॉट लिव अ मिजरेबल लाइफ इफ देयर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस, दीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव। तो ये इसका कहना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं कि इसमें पोइट क्या कहना चाहता है, इसकी थीम कैसी है, तो ये आप क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एन एशियन लॉइन एंड बंगाल लेपर्ड। ये 2015 में पूछा गया था। तो जैसा पोइम के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि जो एशियन लॉइन होता है इसकी खास बात क्या होती है, एक तो इसकी अपीयरेंस होती है, सेकंड ये होता है कि जब भी ये अटैक करता है ना तो ये क्या करता है, ये आवाज करता है, ये क्या करता है, रॉर करता है, बहुत तेजी से दहाड़ता है। वहीं पर जो बंगाल टाइगर है वो क्या करता है, वो सिंपल सा शांति से अपने प्रे के ऊपर अटैक करता है। तो उसी के साथ में बंगाल की बात करी जा रही है। तो कितने लोग हो और कहां से हो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देना कि आप कौन से स्टेट से और कौन सी सिटी से, खास करके कोटा वाले कितने हो, बताना आपके स्कूल का नाम। अगली बार मीटअप में आप लोगों से मिल लेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो यहां पर ये आता है कि द एशियन लॉइन हैज अ लार्ज बॉडी एंड विद कैसा उसका अपीयरेंस कैसा है, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राउनिश येलो कोट, ठीक है। ये याद रहना चाहिए कि कैसा है उसका एशियन लॉइन का जो है वो है ब्राउनिश येलो कोट है। एंड इट रोर्स लाउडली व्हेन इट अटैक इट्स प्रे। ऑन द अदर साइड द बंगाल टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो कोट, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखते हैं कि ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो कोट एंड उसी के साथ में जो लॉइन होता है उसके ब्राउनिश येलो कोट होता है। एंड इट अटैक मतलब कि साइलेंटली ऑन इट्स प्रे। तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस होता है। और अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि एमेंडा's मदर गिव हर अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, व्हाट इंपैक्ट डज हैव दिस ऑन एमेंडा। अब देखो एमेंडा क्या है, एक छोटी बच्ची है, उसकी मम्मी क्या है कि उसको पूरी पूरी स्ट्रिक्ट देती है कि भाई तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना। जैसे हमारी मम्मी बोलती है कि सीधे बैठो, चॉकलेट ज्यादा मत खाया करो, ऐसे बाहर मत घुमा करो, अपना काम होमवर्क किया करो। तो इसी तरीके से उसकी मम्मी भी उसको करती है। उसकी मम्मी बहुत ज्यादा उसे टॉर्चर करती है, पूरा पूरा एक लिस्ट बना के रखती है कि ये करना है, ये नहीं करना। अगर वो करती है तो उसको डांट मारती है। अब ऐसा करने से क्या होता है, बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, फिर वो क्या करने लगता है, इग्नोर, जैसे कि आप लोग करते हो, ठीक है। आप लोग भी इग्नोर करने लग जाते हो, यार मम्मी बार बार क्या है। तो ऐसे ही वो एमेंडा भी सीख गई कि अब तो मम्मी तो डांट मारेगी, मम्मी का काम है डांट मारना। तो इसीलिए एमेंडा को भी क्या होता है कि वो इरिटेट हो जाती है। तो इसी को ही हम लोग लिखेंगे कि एमेंडा फाइंड्स इट्स एनोइंग दैट हर मदर कॉन्स्टेंटली वॉचेज हर एंड गिव हर एडवाइस ऑन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एमेंडा बिकम्स एपैथिक
एपैथिक, यहां पर आपको ये क्या रखना है, एपैथिक हो जाती है अपनी मदर को लेकर के एज अ रिजल्ट ऑफ गेटिंग टायर्ड बीइंग लेक्चर्ड कॉन्स्टेंटली, और वो परेशान हो जाती है बार बार मम्मी के लेक्चर से कि मम्मी सारे दिन हर एक बात में कि ये करो ये ना करो, फिर वो इरिटेट हो जाती है। एंड द ओनली वे एमेंडा कैन स्टॉप इज द नेगलिंग टू इट शट इट आउट एंड लूज हर सेल्फ इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड। फिर लास्ट के अंदर क्या होता है कि उसकी मम्मी रुकती नहीं है तो वो अपनी इमेजिनरी दुनिया के अंदर खो जाती है, ये काम करती है एमेंडा। फिर उसी के से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट एमेंडा मदर डजंट वांट टू डू, ठीक है, कि जो उसकी मम्मी है वो क्या चाहती है कि एमेंडा क्या ना करे, तो उसकी लिस्ट है हमारे पास में ये है कि द थिंग्स दैट व्हिच एमेंडाज मदर डजंट वांट हर टू डू आर, कि एमेंडा मदर डिड नॉट वांट हर टू बेंड हर शोल्डर्स और हर बॉडी, उसकी मम्मी चाहती है कि वो एकदम से स्ट्रेट ऐसे आगे झुकी हुई ना रहे, एंड शी वांटेड हर टू सिट अप स्ट्रेट ऑल द टाइम, इस तरीके से वो बैठी रहे, बिल्कुल भी नीचे ना हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एमेंडा मदर डजंट लाइक हर पिंपल्स एंड टेल हर टू स्टॉप ईटिंग चॉकलेट सो दैट हर पिंपल्स कैन बी कंट्रोल्ड, उसकी मम्मी को उसके पिंपल्स भी अच्छे नहीं लगते, बोलती हैं कि चॉकलेट मत खाया करो, ये चाहती है उसकी मदर। और क्या कहना चाहती है उसकी मदर, बोलती है कि एमेंडा मदर वांट्स हर टू स्टॉप लुकिंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज द पीपल्स वुड थिंक दैट शी इज बीइंग कंट्रोल्ड और नेक्ड बाय हर मदर, कि भैया वो चाहती है कि वो है ना डिसअपॉइंटेड दिखना बंद करे, एकदम से खुश रहे कि है ना, इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि इसकी मम्मी ने इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के अंदर इस तरीके से पॉइंट्स में लिख करके आना होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आपके पास में क्वेश्चन आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पॉइंट से, कि जिसमें कहा गया है कि व्हाट डिड द कस्टर्ड लुक लाइक, कि जो कस्टर्ड था वो किस तरीके का दिखता है। तो सबसे पहले कस्टर्ड क्या था, वो था एक ड्रैगन था, ठीक है। अब ये ड्रैगन कैसा दिखता है भैया, ड्रैगन के जो पीठ होती है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहली लाइन जो हमारी लिखने की रहेगी वो ये रहेगी कि कस्टर्ड लुक लाइक ए डेंजरस विद द स्पाइक्स on his top skills underneath and his mouth was like a fireplace। तो आप ये जो भी चीजें लिख रहे हो इसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना। उसका माउथ कैसा था, फायरप्लेस के जैसा था। एंड his nose was like a chimney, his दोज नहीं है यहाँ पर, ये एक एच ज्यादा लग गया, his toes look like a daggers। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भैया अपीयरेंस जो है ये एग्जाम के अंदर आ सकती है, 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट आर द एनए's व्यूज ऑन एक्सटर्नल ब्यूटी। जो एनए थी उसका क्या मानना था एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर के, तो एनए का मानना ये था कि जो भी लोग मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी मतलब कि खास करके वो यंग मैंस की बात कर रही है, जैसे नौजवान आप लोग हो, कि आप लोग एक्सटर्नल ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हो कि ये सुंदर दिखता है, इसके बाल ऐसे हैं, जो भी एक्सटर्नल फीचर्स आप लोग देखते हो उसको देख करके आप लोग अट्रैक्ट होते हो। तो यहाँ पर एनए का मानना ये था कि जो लोग होते हैं ना उनको वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसे कि वो हैं। तो एक्सटर्नल देख करके प्यार नहीं करना चाहिए कि अच्छा है और दिल का खराब है, तो ऐसे लोगों से नहीं, उसके दिल को पहचान करके उससे बात करो, जैसे आप लोग करते हो ना एक्सटर्नल फीचर्स को देख करके, वैसे नहीं करना है। समझ रहे हो आप, पॉइंट्स भी आपको यही कहना चाह रहे हैं। तो अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि एने डजंट बिलीव इन एक्सटर्नल ब्यूटी एंड वांट्स टू बी लव्ड फॉर हरसेल्फ एंड शी सेज दैट हर ब्यूटी हेयर दैट अट्रैक्ट सो मेनी मेंस कैन बी चेंज्ड एंड कलर डिफरेंटली। अब जो एने है वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और लास्ट में जाकर के कलर भी करवा लेती है। उसका मानना यह है कि अगर वो मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद में अगर मैं कलर डिफरेंट करवा लूंगी तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसके बाद में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि दिस शोज दैट द एनए थिंक्स दैट द एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में आया है कि व्हाई डू यंग मैन लव एंड फॉर एवर नॉट फॉर हरसेल्फ, कि भैया जो यंग मैन होते हैं, जो जवान होते हैं, वो एनए को क्यों प्यार करते हैं जबकि हरसेल्फ जो एलोन है उसको नहीं करते। तो इसका आंसर हमारे पास में यही रहेगा कि एनए इज सो ब्यूटीफुल दैट नो मैन इज कैपेबल ऑफ इग्नोरिंग हर एक्सटर्नल ब्यूटी एंड लुकिंग इनसाइड हर रियल नेचर। समझ रहे हैं कि वो कहना ये चाहती है कि भैया वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि उसको देख करके कोई भी जो आदमी है वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता, और जो उसका रियल नेचर है इसीलिए उसके रियल नेचर को इग्नोर कर देते हैं। एंड हर अट्रैक्टिव एक्सटर्नल फीचर्स स्टॉप्स द मैन फ्रॉम नोइंग हर फ्रॉम द रियल पर्सन। दिस इज व्हाट दैट मेक्स द स्पीकर सेज दैट द यंग मैन लव्स एंड फॉरएवर नॉट फॉर हरसेल्फ अलोन। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। वो हमसे कहा गया कि हाउ डिड द हेलस्टॉर्म शैटर द लैंड
लेंचोज होप एंड हिज ड्रीम्स, कि भैया वो जो लेंचो था उसके ड्रीम्स को किस तरीके से जो हेलस्ट्रॉम था उसने तोड़ दिया था। तो हुआ क्या था कि उसको उम्मीद थी कि बहुत अच्छी बारिश होगी, उसकी बहुत अच्छी फील्ड होगी और वो बहुत ज्यादा खुश होगा, बहुत पैसे कमाएगा, लेकिन उसके विपरीत होता है। जैसी बारिश आती है वो सोचता है कि अच्छा हुआ, लेकिन बारिश क्या होती है कि हेलस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाती है। हेलस्ट्रॉम में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है कि जो पूरी पूरी उसकी फील्ड थी वो किससे कवर हो जाती है, स्नो से कवर हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उसको टोटली लॉस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उसके जो सपने थे, जो उम्मीद थी, वो टूट जाती है। ये हो गया इसका हिंदी। और अब आपको इसको इंग्लिश के अंदर याद रखना होगा। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि द रेन दैट वाज वेलकम्ड बाय द लेंचो ऑल ऑफ द सडन चेंज्ड इनटू अ हेलस्ट्रॉम। ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या वर्ड्स आपको हाईलाइट करने, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि हेलस्ट्रॉम आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर इसे अंडरलाइन करोगे तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाएगा और टीचर ऐसे ही कुछ वर्ड्स को देख करके, जैसे डिस्ट्रॉयड हो गया, हेल्पलेस हो गया, हेलस्ट्रॉम हो गया, इनको देख करके आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दे देगा। तो ये आप बात इसमें जरूर से ध्यान रखना। तो अब इसके बाद में हम लोग इसके अंदर आगे क्या लिखेंगे, अब इसके बाद में जो रहेगा वो रहेगा कि इट रेन फॉर एन आवर एंड द होल कॉर्नफील्ड वाज टर्न्ड इनटू ड्यू टू स्नो, की वो जो पूरी पूरी फील्ड थी ना वो व्हाइट हो गई थी स्नो की वजह से, एंड इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड देयर वाज नॉट अ लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज। जो ट्रीज थे उनके ऊपर एक भी पत्तियां भी नहीं बची थी। एंड द हेल डिस्ट्रॉयड द एवरीथिंग एंड लेंचो होप चेंज्ड इनटू द डिसअपीयर एंड बैडली शैटर्ड हिज ड्रीम्स। शैटर्ड का मतलब क्या होता है, शैटर्ड का मतलब होता है तोड़ देना, पूरा पूरा उसके जो सपने थे ना उसको वो ये तोड़ देता है। और फिर उसके बाद में ऑफ अ बेटर फ्यूचर एंड इट लेफ्ट हिम हेल्पलेस एंड स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है कि उसको पूरा पूरा भूखा रहना पड़ेगा पूरी पूरी बची हुई साल के लिए। तो ये था। अब इस तरीके से अगर आप समझे तो आपको पूरा आंसर भी याद हो गया। अब आप एग्जाम में भी इसे लिख करके आ सकते हो, और जब आप इसको रिवाइज करो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके पास में वीडियो सेव हो जाए और एग्जाम से पहले देख जाना ताकि आपको ये वर्ड्स फिर से याद हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाई वाज द लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब उसको लेटर मिला तो वो काफी ज्यादा परेशान क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि उसने लेटर लिखा था गॉड को कि भैया मेरे को ये नुकसान हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, तो आप इसकी भरपाई करो, मेरे को 100 पैसे भेजो। लेकिन होता क्या है कि जो लेटर जब उसको मिलता है तो उसमें उसको बस 70 पैसे मिलते हैं, 30 उसे कम मिलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि गुस्सा हो जाते हैं, उसको लगता है कि यार ये जो पोस्ट ऑफिस वाले ना ये बीच में पैसा खा गए। ठीक है, तो अब ये आपको लिखना है। तो अब हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि when Lencho received the letter, he opened the envelope and he at once became angry with counting the amount of it that was only the 70 pesos in the envelope, whereas he asked for the 100. उसने 100 का बोला था लेकिन उसे कितने मिले, बस 70 मिले। तो ये इस वजह से क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कि Lencho addresses the post office employees as in the bunch of crooks and give the reason to support your answer. जो Lencho था उसका मानना ये था कि जो भी हमारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब कि बड़े ही बेईमान लोग हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको ये लगता था कि भाई साहब ये जो लोग हैं ना ये क्या कर रहे हैं कि मेरा पैसा बीच में खा जा रहे हैं, इसीलिए ना अब क्या करूंगा कि मैं लेटर ना सीधा गॉड को भेजूंगा, इनको नहीं देने वाला। ये हुआ था। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि द हेलस्टॉर्म ruined the Lencho's crop and left the Lenchos helpless, so he thought of writing a letter to God to help him with his distracted crop, and Lencho requested God to send 100 pesos. The postmaster sent him the 70 pesos, and Lencho became angry when he counted the money, and he thought that the 30 pesos were be taken by the post office employees, and he wanted the God to send the 30 pesos more and be aware of those employees who are the bunch of crooks. ठीक है, समझ गए आप, सिंपल सा यही था। इस तरीके से आपको आंसर याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है ना, इसको पढ़ करके आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि भाई किस तरीके से एक इकलौते इंसान ने पूरे पूरे जो साउथ अफ्रीका था उसके अंदर फर्स्ट टाइम पर प्रेसिडेंट बना था, वो भी कैसे, एक बहुमत के साथ में उसने अपनी सरकार बनाई थी। तो वही आपको बातें लिखनी है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि डिस्क्राइब द मैंडल्स लाइफ जर्नी फ्रॉम अ प्रिजनर टू द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने थे, वो बने थे नेल्सन मंडेला। तो अब इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला डिड गिव अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वर्ड्स आप हाईलाइट करते जाइएगा जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, और ये आपको अपने आंसर में जरूर से लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद में जो रहेगा वो रहेगा कि डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड ही हैड टू पास मैनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एज अ प्रिजनर इन अ जेल। एट लास्ट द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड हिज पार्टी वॉन बाय 252 सीट्स आउट ऑफ 400 एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसी के साथ में एक बात जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि वर्ड्स आते हैं ना,
तो इसमें क्या होता है कि टीचर को अगर हम लोग बोलेंगे कि ना आप यही वर्ड्स पढ़ो, तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है, आपको वही ध्यान रखनी है स्पेलिंग की। अब जो स्पेलिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा एक फ्रेंड था, कौन सी क्लास 10th के अंदर, वो क्लास 12th तक आ गया, लेकिन उसको बिकॉज की स्पेलिंग नहीं आती थी। कहीं आपका भी तो ये हाल नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बिकॉज की क्या स्पेलिंग है। वो लिखते था BECUSE। तो क्या इसकी करेक्ट स्पेलिंग है? आप लोग बता। तो वो पता है क्या स्पेलिंग लिखता था? चलो छोड़ो, आपको तो चलो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या स्पेलिंग लिखता था। वो लिखता था BECZUE। ठीक है, ये उसकी स्पेलिंग थी। तो आप बताना कि बिकॉज की स्पेलिंग क्या है। अगर गलती करी तो देख लेना भैया, पेपर है इंग्लिश का। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो आता है कि डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मेंडल फॉर द ब्लैक पीपल हु फॉट एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो यहां पर मंडेला जो थे, उनका मानना यह था कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम होता है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए। तो अब आपको बताना होगा कि जिससे कि क्या होता है कि हमारी देश के लिए भी हजारों लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो अब उसमें क्या था, आपको यह बताना है कि किस तरीके से उनका सेक्रीफाइस था मंडेला के लिए। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि मंडेला ऑलवेज सेड दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम वाज द रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक पीपल दैट फाइट फॉर, एंड ही सेड दैट ही कुड नॉट बी रीपेड, एंड ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ और एज अ सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैरोइट्स, एंड ही रिग्रेटेड दैट ही कुड नॉट थैंक देम। और फिर इसके बाद में आता है कि ही also cursed the policy of apartheid that wounded the peoples of his country। कि भैया वो जो अपार्थाइड वाली जो पॉलिसी थी, उसको लेकर के इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इसके वजह से क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उनकी कंट्री में ही रह करके। अब डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का होता है, आपको जैसे कि पता ना हो तो क्या होता है कि बाहर ब्लैक लोग जो होते हैं उनको जॉब्स नहीं दी जाती, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनकी सैलरी के अंदर उनसे काम ज्यादा करवाया जाएगा, उनको रेस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। तो ये सब किसने रिजॉल्व किया था? नेल्सन मंडेला ने, एक इकलौते आदमी ने वो किया था। अब उसी के साथ में कहा, नाम तो इनका यार है, लेकिन उनके साथ भी हजारों लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और इन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया था और ये इस बात को मानते भी थे कि अगर ये लोग नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाता। ठीक है, सो अब अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कि हमसे कहा गया है कि डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू देम। अब यहां पर क्या है कि ये है कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन है, तो अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इनटू देम है वो है क्या? वो है ब्लैक स्टॉर्म। अब क्या होता है, आपको सिंपल सा वो डिस्क्राइब करना है कि जो प्लेन था उसके अंदर फंक्शनिंग बंद हो जाती है, लोग डरने लग जाते हैं, ये सब बात उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसका आंसर हमारा सिंपल सा ये रहेगा कि द नरेटर शोज अ ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। उसने देखा कि बहुत ज्यादा घने काले बादल हैं तूफान के, एंड ही टुक द रिस्क एंड फ्लू स्ट्रेट इनटू देम, एंड इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग सडनली वेंट बैक, एंड ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, एंड हिज प्लेन वाज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इनटू द क्लाउड्स, एंड द कंपास वाज डेड। ये यहां पर आप ध्यान रखिएगा क्या क्या हुआ था। द कंपास वाज डेड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट आल्सो स्टॉप्ड फंक्शनिंग, एंड द नरेटर वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। की वो जो नरेटर था वो उन्हीं के अंदर ही रह गया था। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में कि हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेसेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज मदर वाज ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। अब मान लो कि आप है ना बहुत देर से बैठे हुए हो, ठीक है, बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, और सडनली आपकी मम्मी आपके लिए आपकी फेवरेट डिश ले आती है। जैसे कि मेरी फेवरेट डिश है वो है गुलाब जामुन, मेरे को मीठे में बहुत अच्छा लगता है। तो अब जैसे मेरी मदर वो लेकर के आएंगी तो क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा खुशी से उछलने लगूंगा। तो वही हुआ था सीगल के साथ भी। जैसे उसने देखा कि उसकी मम्मी उसके लिए खाना ला रही है तो भाई खुशी से उठने लग गया, मतलब कि उछलने लग गया। तो यही हम लोग लिखेंगे कि यंग सीगल uttered a joyful scream when he saw his mother was picking up a piece of a fish and flying across to him with it, and he leaned out एग्रली एंड टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। कि भैया यहां पर क्या किया, वो बाहर आया और उसी के साथ में रॉक को टैप करने लगा अपनी फीट के साथ में। अब यहां पर कुछ वर्ड्स याद रखेंगे जैसे कि लीन्ड आउट हो गया, जॉयफुल स्क्रीम हो गया, इनको आप जरूर से अंडरलाइन करेंगे एग्जाम में। बार बार मैं बता रहा हूं तो इसलिए ध्यान आपको रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है कि डिस्क्राइब द एनेज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। की ये जो क्वेश्चन है ना कि एनेज मतलब एने फ्रैंक की डायरी से है, तो यहां पर क्या है कि ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसमें अपना पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, उसी के साथ में उसका भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि व्हेन एनेज ग्रैंडमदर डाइज शी स्टेटेड दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंडमदर एंड शी आल्सो सेड। अब ये जो उसने कहा है वही आपको लिखना है एज इट इज, ये कॉपी कर लो, इसको समझने की जरूरत नहीं। क्या करना है, इसे यहां से कॉपी करके एग्जाम के अंदर पेस्ट कर देना है।
तो अब इसके बाद में क्या था, उसकी डायरी में उसने क्या लिखा था, एंड सी आल्सो सेड दैट नो वन कुड इमेजिन हाउ मच सी थॉट ऑफ हर एंड लाइटनिंग अप एक्स्ट्रा कैंडल फॉर हर ड्यूरिंग हर बर्थडे शोड हर लव फॉर हर ग्रैंड मदर की उसने अपने बर्थडे के दिन एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई थी जिससे कि वो अपने ग्रैंड मदर को अपना लव दिखा पाए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि व्हाट डज द एन फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन डायरी, कि उसने डायरी में क्या लिखा था। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, जो कि आप लोगों के पास में है ही नहीं। अरे ये जोक था, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना कि तुम्हारे पास में बुद्धि नहीं है, एक तो बोलोगे भैया आपको कैसे पता है। ठीक है, तो ये जोक था, वो ये था। अब यहां पर भी यूज में नहीं लेना, जो उसने बोला है वही आप लिखेंगे एज इट इज। तो यहां पे हमारा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि एन फ्रैंक टेल्स दैट शी वाज अ वेरी लवली एंड केयरिंग फैमिली एंड हर पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर्स लव्ड अ लॉट, कि वो जो उसके एल्डर सिस्टर थे और उसके जो पेरेंट्स थे उसे भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स नियर बाय हर whom she can call friends and she has a loving aunts and a good home but she wants to have a true friends with whom she can share her feelings and thoughts। अब उसका ये था कि यार जो लोग थे वो आसपास के अच्छे थे, कम से कम 30 लोग थे उनको दोस्त बोलती थी, लेकिन उसके पास में कोई भी एक ऐसा दोस्त नहीं था जिससे कि वो अपने पर्सनल थॉट शेयर कर सके। आपके साथ भी होगा या फिर कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ में कि आप अपनी पूरी बात दिल खोल करके करते होंगे, लेकिन उसको इसी की तलाश थी। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था 2023 के अंदर, वो ये है कि अ बेकर फ्रॉम अ गोवा इज अ नॉस्टैल्जिक सागा ऑफ अ चाइल्डहुड ड्रीम्स, कि भैया जो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि पुराने बचपन की यादों में खो जाना, तो ऐसा क्यों होता है। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि इन द स्टोरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा द ऑथर टेक्स अस ऑन अ जर्नी बैक टू देयर चाइल्डहुड एंड रिमाइजिंग दैट द ओल्ड मेमोरीज एसोसिएटेड विद अ बेकर फ्रॉम द गोवा, की उसकी जो पुरानी मेमोरीज थी ना वो बेकर जो था गोवा से उसके साथ में एसोसिएटेड थे। क्योंकि जैसे ही वो आता था, जैसे कि क्या होता है कि बच्चों की आदत होती, छोटे होते हैं, उस टाइम पर क्या था कि जैसे ही वो आता था, बेकर आता था, ब्रेड लाता था, उनको बड़ी खुशी मिलती थी, उसके आगे पीछे वो भागते थे, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उनकी लाइफ का। एंड द स्टोरी इवोक्स अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एज it explored the special bond between the children and the baker and the significance of the traditional Goan bread in their life। तो आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे traditional Goan breads and उसी के साथ में nostalgia, और उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि special bond between the children and the baker। आपको इसमें ये सब चीजें इसमें ध्यान रखनी होंगी। फिर उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि इन द कॉक विच इज द सीजन ऑफ अ जॉय एंड वाई, कि कौन सा सीजन है जिसके अंदर की जॉय है। ये छोटे में भी आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है, और ये 2021 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में इसमें कहा गया कि द सीजन ऑफ अ जॉय इन क्रॉक इज द पीरियड बिटवीन द सितंबर एंड मार्च। इसको क्या किया जाएगा एग्जाम में, इसको किया जाएगा हाईलाइट। फिर उसके बाद में आता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम द वेदर इन द क्रॉक इज एंड द परफेक्ट विद द मॉडरेट शावर्स एंड द एयर इज फिल्ड विद द डिस्टिंक्ट एरोमा ऑफ कॉफी। यहां पर क्या क्या हो रहा है, कैसा उसका इन्वायरमेंट है, वो आपको डिस्क्राइब करना है कि भैया वो जो वेदर है वो परफेक्ट है मॉडरेट शावर्स के साथ में, उसी के साथ में जो एयर है उसके साथ में कैसी डिस्टिंक्ट अरोमा ऑफ कॉफी है, कि भैया हल्की हल्की जो महक है ना कॉफी की वो उस हवा के अंदर घुली हुई और हल्का हल्की क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, एंड द लश ग्रीनरी ऑफ एवरीवेयर, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशंस कंबाइंड विद द प्लीजेंट वेदर मेक्स द सीजन ऑफ अ जॉयफुल फॉर द विजिटर। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन जो है वो है हमारा मिसबिल से। तो अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि What game did the मिसबिल इन्वेंटेड इन लंदन। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मिसबिल क्या था, मिसबिल को भाई खेलना बहुत अच्छा लगता था, उसने गेम इन्वेंट किया था। क्या था उसका नाम था, वो था पिंग पॉन्ग बॉल। वो क्या करता था कि उस बॉल को ऊपर ले जा करके छोड़ देता था, उससे वो फिर नीचे आती थी, फिर उसके बाद में उसको खुशी मिलती थी, उससे पहले ही वो आगे पहुंच जाता था। बस ये था उसका गेम। तो इसको आप अपने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब इस तरीके से करेंगे कि द गेम दैट मिसबिल वाज इन्वेंटेड इन लंदन वाज विद द पिंग पॉन्ग बॉल। किसके साथ में इन्वेंट किया था, वो क्या था, पिंग बॉल, मतलब पिंग पॉन्ग बॉल के साथ में। एंड मिसबिल वुड प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ अ ब्रोकन सूटकेस। कहां पे रखता था, हाई एंड ऑफ अ ब्रोकन सूटकेस। एंड व्हेन द बॉल वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस मिसबिल वुड रश टू द अदर एंड टू एम्ब्यूश इट्स अराइवल, कि भैया आगे उसके पहुंचने से पहले वो उसके आगे पहुंचता था। तो ये गेम वो खेलता। सो अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाई डज द मैक्सवेल सेज दैट द एयर होस्टेस वाज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैक्सवेल जो था, मैक्सवेल सेड दैट द एयर होस्टेस वाज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बिकॉज शी वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल
and he also narrated the whole incident with the box of the hostages and he also took into his confidence. अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. इसमें कहा गया कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द वैली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस राइड. की भैया उसकी जो फर्स्ट बस राइड थी उसके लिए उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन ली थी. उसने इंफॉर्मेशन लिया था कि डिस्टेंस कितना है. उसने बोला कि भैया 6 माइल का डिस्टेंस है और एक तरफ जाने का किराया कितना है, प्लस ऑफ उसने ये भी बताया था कि वो टाइम कितना है. तो ये जो सारा का सारा डेटा है वो आपको इस क्वेश्चन में जरूर से इंक्लूड करना होगा. तो इसका आंसर इस तरीके से रहेगा कि द इंफॉर्मेशन दैट सी कलेक्टेड वाज दैट द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज एंड इट टुक 30 पैसा वन वे. की वो 30 पैसा लेता है वन वे जाने का. एंड सी आल्सो केम्स टू नो दैट द वन वे राइड वाज ऑफ अ 45 मिनट्स की. एक तरफ की जो राइड थी वो कितनी थी, 45 मिनट्स की. फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हाउ डिड द वैली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट राइड. की उसकी जो फर्स्ट बस राइड थी उसके लिए उसने किस तरीके से पैसा बचाया. तो इसका आंसर रहेगा कि टू सेव द मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी सी रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग अ बैलून्स. की उसने जो बैलून्स खरीदने थे, मेले के अंदर गई थी, ये खरीदना था, टॉयज खरीदने थे, नहीं खरीदा. एंड इन द वैलीज फेयर एंड सी आल्सो डिड नॉट एंजॉय द मैरी गो राउंड देयर. उसको मैरी गो राउंड में भी जाना अच्छा लगता था लेकिन उसने बोला नहीं, मैं पैसे बचा करके क्या करूंगी, मेरी फर्स्ट बस राइड के अंदर जाऊंगी. एंड हेंस सी वॉज कलेक्टेड द अमाउंट दैट वॉज रिक्वायर्ड फॉर द बस जर्नी.